हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। दिस इज योर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इसके पहले मैं दो वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसमें मैं रिफ्लेक्शन पढ़ाया हूँ और बेसिकली मिरर के बारे में पढ़ाया हूँ। तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन जो फेनोमेना है वो रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन से बहुत तरह है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम जो नॉर्मल जो लाइट देखते हैं वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और ट्रांसपेरेंट मीडियम देते हैं तो भी वो उसको ट्रेवल कर पाता है, और अगर हम कोई ओपेक मटेरियल दे देते हैं तो वो उससे पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना कम पास करेगा। धीरे धीरे ऐसे ऐसे ओपेक की तरफ बढ़ेंगे, उसको जो है वो पास होना बंद हो जाएगा। सो हम क्या होता होता क्या है, बेसिकली हम रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े कि लाइट जो है वो जब किसी डेंसर मीडियम में जाता है, तो बेसिकली जब ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होता है मीडियम का, तो लाइट जो है उसके मूवमेंट में डिफरेंस हम देखते हैं। क्या होता है, सबसे पहले तो उसका वो डेंसर में जाएगा तो उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। और क्या होगा, डेंसर में जाएगा तो वो अपने ऐसे नॉर्मल पाथ है उससे अलग हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा। जैसे कि वो डेंसर की तरफ जा रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और वो डेंसर से फिर एरर में जा रहा है नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये रिफ्लेक्शन पढ़ना है इसमें। तो रिफ्लेक्शन का फेनोमेना है वो क्या है, फिर से फेनोमेना है कि अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास करते हैं रिफ्लेक्शन को, सॉरी लाइट को, सो इफ यू पास लाइट फ्रॉम एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम it deviated from its path, and also there we see the variation in speed of the light. So this phenomenon is called reflection. और रिफ्लेक्शन फेनोमेना को समझने के लिए हमें एक ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट है वो देखना होगा, ठीक है। तो ग्लास स्लैब में हम क्या देखते हैं, बेसिकली हम पहले क्या करते हैं, इसको मान लें कि पूरा जो बोर्ड है, जो आपके बोर्ड दिख रहा है, इसको मान लेते हैं पूरा एक ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर क्या करते हैं कि एक बेसिकली एक पेपर पिन चिपका देते हैं, पेपर चिपका देते हैं। तो पूरा मान लो पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करते हैं कि एक ग्लास स्लैब रखते हैं, जैसे ग्लास स्लैब। जैसे ग्लास स्लैब क्या होता है, ग्लास स्लैब एक थोड़ा सा चौड़ा जो है, सम थिक, और वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ एक, बेसिकली वो ग्लास का बना हुआ, ग्लास भी हो सकता है, दूसरी चीज बना हो सकता है। तो ग्लास का बना हुआ एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब इट इज। बेसिकली वो इस टाइप का होता है एक, ये हो गया ना, इसे ग्लास स्लैब सीट। सो बेसिकली अगर हम इसको बढ़िया से देखें अच्छे से, मान लीजिए कि पेपर है, इसमें मैंने एक ग्लास स्लैब बनाया, ठीक है। और ये जो है मतलब ये बोर्ड जो है ये 2D है। आप देख सकते हैं कि ये ग्लास का लेंथ, स्लैब का लेंथ है, ये विड्थ है। और ये अगर इससे थोड़ा ऊपर आएंगे, मान लो कि ये इतना हाइट है, ठीक है, इतना हाइट है, तो मान लो कि ये मान लो कि इतना हाइट है, ये ग्लास ग्लास स्लैब है, तो इधर से जो है वो लाइट देंगे इसमें, ठीक है, लाइट देंगे। तो मान लो कि ये एक हम पिन लेंगे, ठीक है, यहाँ से एक पिन आएगा, पिन नंबर ए यहाँ पर, ये इसको पिन अप कर देंगे, पेपर के अंदर गड़ा देना है बेसिकली। और यहाँ पर एक और पिन है, इसको भी गड़ा देना है। सो इंसर्ट 2 पिन्स हियर, ए एंड बी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जस्ट इस साइड आएंगे, रेक्टेंगुलर स्लैब के इस साइड आएंगे, और वहाँ यहाँ से हम देखेंगे, दोनों पिन को हम देखेंगे, ठीक है। तो पता चलेगा कि ए जो है कुछ यहाँ दिखेगा, ये सब ये एक्सपेरिमेंटल है, ये कोई मतलब वहां जाके देख रहे हैं, दिस इज रियल, ओके। सो ये ए जो है हमें यहाँ दिखा, और बी जो है कुछ यहाँ दिखा, ओके। अब क्या करना है हमें, इस दो पॉइंट को मैच कर देना है, ठीक है। मान लो पॉइंट हो गया ओ, इधर नहीं आया बेसिकली, इधर है, ये गया ई, और ये गया, हम्म। इसको ऐसे जाना चाहिए, अगर ये नॉर्मल निकलता लाइट तो कुछ ऐसे निकलता, लेकिन क्या हुआ, सुशील क्या हुआ कि ये नॉर्मल लग रहा है,
तो ये शिफ्ट बेंड हो जाएगा अपने नॉर्मल से नज़दीक बेंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर बेसिकली वो निकल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये आ गया ई और ये एफ, ठीक है। इसको मैं बाद में बनाया हूँ, ये पहले का ऑब्जर्वेशन है, ई और एफ पहले का ऑब्जर्वेशन है। तो क्या कि पहले ए और बी पर 2 पिन गाड़ दिए, फिर हमने ऑब्जर्व करा दोनों पॉइंट को इस स्लैब के अपोजिट साइड से, और फिर यहाँ पे दोनों पिन गाड़ दिया ई और एफ। उसके बाद मैंने ये दोनों पॉइंट को आपस में मीट किया। तो मैंने यहाँ क्या देखा, मैंने यहाँ देखा कि ये एक लाइन आ रहा था, जो लाइट का एक रे था जो कि ए और बी पॉइंट से निकल रहा था इसीलिए। तो ये दोनों रेज ऐसे आ रहा था, और उसके बाद वो ये नॉर्मली सीधा कैसा था, नॉर्मली कुछ ऐसा था। अगर ये सीधा ज्यादा गया होता तो ऐसा क्या होता, लेकिन वो क्या हो गया, वो कुछ बेंड हो गया था कि, और फिर बेंड होने के बाद वो ट्रेवल किया, वो मीडियम में सीधा स्ट्रेट ट्रेवल किया, और फिर मीडियम के बाद फिर दोबारा वो बेंड होके नॉर्मल से दूर गया, और दूर जाने के बाद वो ऐसे निकला, ऐसे लगा कि इसके हम पैरेलल जा रहा है। तो ये क्यों हुआ? So this happens because the extent of bending at both interface. This is air, this is slab, this is again air. इसके लिए मीडियम 1 से मीडियम 2 और मीडियम 3, बस इसके लिए ऑल्सो मीडियम 1, मीडियम 1 से मीडियम 2 है, मीडियम 2 से अगेन मीडियम 1 में गया। तो जब हम मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक डेंसर, ये एक रेयर मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, और ये फिर से एक रेयर मीडियम है। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, और जब हमने कहा कि जब कोई लाइट डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो वो नॉर्मल के करीब आता है, और जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो फिर से वो नॉर्मल के दूर जाता है, ठीक है। उसके हमने यहाँ देखा हूँ, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शिफ्ट हुआ है लाइट में। जैसे कि वो निकलने के बाद दोनों आपस में पैरेलल लाइट निकलेगा, तो आपको लगा कि दोनों सेम तो पैरेलल लाइट है पूरे, लेकिन शिफ्ट हो गया। इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तो हमने रिफ्रैक्शन, ये पूरा रिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है। अब हम देख सकते हैं कुछ आगे की बात है, जैसे हमें कुछ और एक दो वर्ड समझना है, जैसे व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी जो मास डेंसिटी होता है उससे बिल्कुल अलग है। दोनों मतलब उसको हम सेम नहीं मान सकते। जैसे आपको एग्जांपल में तो केरोसिन है, ठीक है। केरोसिन केरोसिन क्या होता है, उसका डेंसिटी वाटर से तो कम होता है, इसका मास डेंसिटी है सो लेसर देन वाटर। मास डेंसिटी लेसर देन वाटर, बट ऑप्टिकल डेंसिटी it is more than water, it is more than water। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली वो डेंसिटी है कि लाइट को कितना आसानी से पास करने दे रहा है अपने से, वो डेंसिटी है। अगर वो रेयर है तो वो ज्यादा आसानी से पास होने देगा, अगर वो डेंसर है तो वो कम आसानी से पास होने देगा, ठीक है। या फिर बेसिकली टेक्निकल भाषा में बोले तो अगर वो रेयर से डेंसर में जाएगा तो वो नॉर्मल के नजदीक होगा, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। हाँ, उसको यहाँ पर, हाँ ठीक है, उसको हम नेक्स्ट में देखना है। नेक्स्ट में देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? हमें देखना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम इस टॉपिक बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, उसके एप्लीकेशन को डिफाइन भी करेंगे। जैसे रिफ्रैक्शन का आपका एप्लीकेशन, जैसे जब हम कोई कंटेनर में वाटर लेते हैं और उसमें एक पेंसिल डुबाते हैं, तो पेंसिल का कुछ पार्ट जो है वो इमर्स है और कुछ पार्ट बाहर है। तो और जब ऊपर से देखते हैं ऐसे पेंसिल को बीकर में, तो हमें वाटर के अंदर पार्ट जो है
वाटर के ऊपर पार्ट के साथ में पूरे स्ट्रेट नहीं दिखता, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा वो उठा हुआ दिखता है, तो इसी को थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। वैसे अगर अंदर में कोई अगर कॉइन डालते हैं तो हमें क्या होता है कि वो जितना एक्चुअली वो डीप है उससे कुछ कम डीप हमें दिखता है, कुछ हमें कुछ उससे कुछ ऊपर दिखता है, वो कॉइन हमें उससे कुछ ऊपर दिखता है, इसलिए उसको हम एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। सो हम बाद में पढ़ेंगे, सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसलिए रिफ्लेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस एप्लीकेशन को हम नहीं देखेंगे, उसके वो अगर रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ेंगे उसमें इसलिए कुछ जो हमें कैलकुलेशंस है वो करना पड़ता है। जो बड़ा बड़ा जो भी जो भी नेवी है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्शन पे इम्पोर्टेंट है। सो रिफ्लेक्शन पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली। For number one law of reflection is that normal incident ray and reflected ray and normal and reflected ray are all in same plane। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन टाइप की ऐसे यहाँ पर वो रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे हो गया। मतलब बेसिकली ये है कि ये कोई ये है, ये नॉर्मल हो गया, जब इंटरफेस आएगा तो ये क्या होगा कि ये हट जाएगा, ठीक है, कुछ बेंड होगा। तो ये बेसिकली हम क्या देखते हैं कि ये जो है पॉइंट, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। तो बेसिकली हम सेम प्लेन पर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एक 2D है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये 2D सरफेस है एक, तो उस सरफेस पर ही हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हम अलग अलग सरफेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस थ्री ऑल आर इन सेम प्लेन। और नंबर सेकंड जो था लॉ वो ये था कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये साइन जो है मैथ वाला ये, और आई और क्या है मैं दिखाता हूँ। बेसिकली ये नॉर्मल जो है, इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो रे है एंगल रिफ्लेक्टेड रे, ये तो ये हो गया क्या, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और मान लो कि ग्लास ग्लास स्लैब होता, मान लो ग्लास स्लैब होता तो क्या होता, ये ऐसे वेव, ये एंगल, ये लाइन ऐसे जाके फिर दोबारा ऐसे होता, तो यहाँ पर फिर से अगेन एक नॉर्मल बना दो, तो ये जो एंगल है वो आता है एंगल ऑफ इमरजेंस। इसी एंगल ई इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये जो लाइन है, ये लाइन, तो ये गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये लाइन क्या आता, ये लाइन आता इमरजेंट रे। तो वो इमरजेंट रे। सो बेसिकली दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज हियर। Now I'm going to discuss that sin I by sin R is equal to constant. So basically sin of I is equal to sin of I by sin of R। तो I ये हो गया, एंगल I ये हो गया, एंगल R ये हो गया, और एंगल E जो है ये हो गया। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है I और R। मतलब वैसे अगर हम इस इंटरफेस को देख रहे हैं तो उसके लिए ये एंगल I है और ये एंगल R है, ठीक है। अगर इस इंटरफेस को हम देखेंगे तो उसके लिए ये एंगल I और ये हो गया एंगल R, ठीक है। तो डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में देखना है। अगर इस इंटरफेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। अगर इस इंटरफेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब सबसे पहले तो इसमें कुछ हमें कुछ एजम्पशन लेना है। एजम्पशन ये है कि एजम्पशन है आपका कि नंबर वन जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी सेम। हो सकता है आप लोग को वेवलेंथ नहीं पता होगा, तो वेवलेंथ अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि कलर ऑफ लाइट शुड बी सेम। नंबर टू जो है, बिकॉज हर एक कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है। नंबर टू जो है वो ये था कि स्लैब शुड बी सेम।
अगर ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे कि ये एंगल अगर एंगल आ वो तो फिक्स नहीं है, हम हो सकता है कि इस लाइट को थोड़ा इधर से लेंगे, थोड़ा इधर से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि एंगल आई जाओ चेंज होगा, हम एंगल को चेंज कर सकते हैं आराम से। लाइट को इधर से ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो हो सकता है मान लो कि अगर इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर ये जगह एंगल आई, फिर ये जगह एंगल आ, तो इसीलिए ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आ हो गया। सो जो पहले होगा साइन आई बाई साइन आर, बाद के साइन आई बाई साइन आर से सेम होगा। sin i by sin r is the first case and sin i by sin r in second case will be same. First of all, the meaning of this line, this formula is this: at sin i by sin r in both the cases is same. अगर हम i को चेंज करेंगे तो r भी चेंज होगा, और इस तरह से चेंज होगा कि वो sin i by sin r शुड बी कांस्टेंट। और नंबर दूसरा ये है कि कांस्टेंट जो है वो कुछ नहीं बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक रिस्पेक्टिव टर्म है। रिस्पेक्टिव इस टर्म में है कि जैसे साइन आई बाई साइन आर मैंने लिखा हुआ है। क्या मीडियम वन क्या है? मीडियम वन है आई वाला, मतलब जहां पर जिस मीडियम में इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहा है, तो ये मीडियम वन का मतलब यहाँ पर एयर जो है, या फिर इसको मीडियम वन बोल सकते हैं, और इसको हम बोल देंगे मीडियम टू, ठीक है। मीडियम टू हो गया। सो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं मीडियम टू। सो साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, ये होगा डिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि मीडियम टू जो है उसमें आई, उसमें जो है आर था, मीडियम टू में आर था, मीडियम वन में आई था। सो मीडियम टू वाला जो नीचे रहता है हर्स में, मीडियम टू वाला ऑलवेज नीचे लेंगे हम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन विल बी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, आर इज मीडियम टू एंड आई इज इन मीडियम वन, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ बातें थी, और हम आगे देखते हैं। मेरा आगे पढ़ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ही है बस। सो इसको ड्रॉप करते हैं। आगे हम क्या देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लास्ट लॉ ऑफ मोशन में देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू विल बी साइन आई बाई साइन आर, साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर, ठीक है। ध्यान क्या करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं। ये तो मान लो कि थोड़ा वो हो गया, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप हो गया। एक्सपेरिमेंटली हम कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे हम, इसको हम दर्शाते हैं आर आई से। इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका है मीडियम सॉरी स्पीड ऑफ, सबसे पहले तो ये एक रिस्पेक्टिव टर्म है। सो मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू का फॉर्मूला। तो इसको हम शॉर्टकट में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, इतना बात हार्ड तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू।
So refractive index of 1 with respect to 2 will be speed of light in medium 2 by speed of light in medium 1. तब आप याद कैसे रखेंगे कि जो है स्पीड जो है लाइट जो है जो नीचे में है, जो बाद में लिखा है फिर जो नीचे में है उसका जो है स्पीड पहले है, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब इसमें जो है बेसिकली कुछ और चीज़ें देखना है जिससे अपन बता रहे हैं। ऐसे हमने फिर को ऐसे रहने दो। हाँ, मैंने फिर से एक बार स्लैब बना लेता हूँ, स्लैब बना लेता हूँ। तो मान लो कि ये रेयर था, मीडियम था, रेयर था और ये जो है डेंसर था। तो इसकी लाइट जब यहाँ से यहाँ आया था तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो रहा था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि रेयर में डेंसिटी कम है तो लाइट का स्पीड है वो ज़्यादा होता है। सो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर हियर, स्पीड इज मोर, और हियर स्पीड इज लेस, ये स्पीड इज लेस। तो हम देख सकते हैं कि स्पीड इज मोर हियर एंड स्पीड इज लेस हियर। सो मान लो कि यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, लिखा हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 से हम देख सकते हैं, क्या देखेंगे, देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जो है वो स्लो है, इट इज स्लो। सो जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है वो लेस होगा, लेस होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू रेयर, मतलब ये नीचे में मोड़ होगा, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जो है वो लेस होगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जो मोड़ होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, लेसर देन 1, लेसर देन 1। सो देख सकते हैं कि जब लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में घुसती है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा वो ऑलवेज लेसर देन 1 होगा। सो इट इज 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मींस 1 इज रेयर एंड 2 इज डेंसर, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेसर देन 1 if light is moving from रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया। अब ये देखते हैं, अब एक और टर्म है वो है, ठीक है, इसको लिखना हम मिटा देते हैं। एक टर्म यहाँ पाता है आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a medium with respect to एयर निकालते हैं, या फिर वैक्यूम बोल सकते हैं, इसको वैक्यूम बोल सकते हैं। हम एयर और वैक्यूम दोनों में लाइट का स्पीड सेम ही लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, in the medium, speed of light in air upon speed of light in the medium। so क्या होगा बताओ, speed of light in air upon speed of light in the medium। so इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम ही बोल सकते हैं। this is same as this, this is same as this। so अब दो टर्म देख सकते हैं। नंबर एक हम देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे थे हम। सो मान लो कि वाटर का लिखा हुआ है, सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है 1.33। इसका मतलब क्या समझेंगे हम, वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, मींस वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। सो वहाँ पर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पर एक चीज आपको गौर करने वाली बात यह है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, और दूसरे किसी भी मीडियम में, दुनिया में जो कोई भी मीडियम है
वहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो एयर से कम ही होगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये एकदम इट इज ट्रूथ दैट इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंस है। अब हम मान लो कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दिया हुआ है, मीडियम 1 ये दिया हुआ है 1.33। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दिया हुआ है 1.66। अब हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। ठीक है, अब देखो बात यह है, हमें निकालना है कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मींस क्या होगा, इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो देखना ये है कि जैसे अब यहाँ से आप देख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन ऑलवेज। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जितना 1 के नजदीक आएगा, जितना 1 के करीब आएगा, इसका मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ज्यादा है। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जितना 1 के करीब आएगा, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना 1 के करीब आएगा, इसका मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ज्यादा है। मीन्स ये देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑफ ए मीडियम is inversely proportional to what? Effective index of a medium is inversely proportional to speed of light. So effective index of medium जो है जितना ज़्यादा हो उतना स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कम होगा उतना स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज मोर, मीन्स यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, सॉरी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, लेस होगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मोर होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट वहाँ मोर होगा, इसका मतलब ये क्या है, मोर है मतलब ये रेयर मीडियम है, और ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है। तो मैं पहले होता है ना कि जो रेयर मीडियम है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, सो ये हो गया आज का टॉपिक। बेसिकली लास्ट के वीडियो में मैं एक चीज़ भूल गया था कि एक टर्म था लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि कोई भी अगर मिरर, ठीक है, तो जैसे आप अपने मिरर के सामने अगर जाओगे और अपना लेफ्ट हैंड अगर ऊपर करोगे आप, तो आपको क्या दिखेगा कि मिरर जो है आपका वो राइट हैंड ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। बेसिकली वो इन्वर्ट नहीं करता, हमारा जो शरीर है वो जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, मतलब हमारा सर ऊपर है तो ऊपर रहेगा, हमारा पैर नीचे है तो पैर नीचे ही रहेगा, लेकिन हमारा जो लेफ्ट है वो राइट में जाएगा और राइट जो है वो लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सो इसका हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो इट इज अ इन्वर्जन ऑफ इमेज साइडवेज, इन्वर्जन ऑफ इमेज साइडवेज लिख सकते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ इमेज sideways means left appears to right and vice versa is called lateral inversion। so इसका सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, लेटरल इन्वर्जन कहाँ पर होगा, जहां भी हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, जहां हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा वहां पर लेटरल इन्वर्जन होगा। मतलब हमारा जो प्लेन मिरर है और हमारा स्फेरिकल मिरर है, तो प्लेन मिरर तो ऑलवेज दिखाएगा लेटरल इन्वर्जन, लेकिन स्फेरिकल मिरर कब कब दिखाएगा लेटरल इन्वर्जन,
मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था क्लियरली, आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज में आता है वर्चुअल इमेज, ऑलवेज वर्चुअल इमेज में आता है। इस कारण से कन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज लैटरल इन्वर्जन कन्वेक्स मिरर में होगा ही होगा। लेकिन कॉनकेव मिरर जो है वो सिर्फ एक केस था जहाँ पर बना रहा था वर्चुअल इमेज, याद है, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, उसके बीच में जब ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल साइड बन रहा था, तो वहां पर जो है वो लेटरल इमेज शो करेगा। तो लेटरल इमेज के सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल होना चाहिए, तो हम लेटरल इमेज शो करता है। तो प्लेन मिरर में ऑल केस में लेटरल इमेज है, कॉन्वेक्स में ऑल केस में, लेकिन कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस है यहाँ पर लेटरल इमेज शो होता है। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में भी मिरर का कुछ टॉपिक देखेंगे, जो बचा हुआ है लेंस जो है वो देखेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।